नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जेएनयू में छात्र नेता की रिहाई की मांग को लेकर आज से हड़ताल। राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्र विरोधी नारों को हाफिज का समर्थन। विपक्ष ने गृह मंत्री से मांगे सबूत। एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया पानी का बकाया बिल माफ। मार्च 2017 तक दिल्ली के सभी कॉलोनियों तक पानी पहुंचाने का वादा। विपक्ष का वादे नहीं पूरे करने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 9 माओवादियों का आत्मसमर्पण। 2 डिवीजन कमांडर और 3 महिलाओं ने डाले हथियार। नक्सलियों पर 46 लाख रुपए का था इनाम। सीरिया संकट को लेकर बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर की बात। अमेरिका के विद्रोहियों पर हवाई हमले रोकने की अपील। लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने पर जोर। बारहवें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के खाते में 160 स्वर्ण। मैरीकॉम समेत 7 मुक्केबाजों ने फाइनल में बनाई जगह। विशाखापट्टनम मैच में जीत के साथ टीम इंडिया ने जीती T20 सीरीज। चालीस केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जेएनयू में अफजल पर हुए कार्यक्रम को हाफिज सईद का समर्थन था। विपक्ष ने गृह मंत्री से सबूत की मांग की है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे छात्रों ने आज से विश्वविद्यालय बंद का ऐलान किया है, तो जेएनयू शिक्षक संघ भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। जेएनयू छात्रों और शिक्षकों के इस प्रदर्शन को कल 40 विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघों का भी साथ मिला। इस बीच जेएनयू में शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोके गए 8 में से 7 छात्रों को उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश होने को कहा गया है। We in the campus do not, at least JNU TA has never supported and always opposed any unconstitutional activity. That doesn't mean you will pick up anybody from the campus and put sedition charges against him. वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जेएनयू में हुए देश विरोधी कार्यक्रम को लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का समर्थन था। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए, क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री से इस मामले में सबूत की मांग की, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद के बजट सत्र में उठाने की बात कही। अगर हाफिज सईद की उनको सपोर्ट है तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा, और अगर प्रूव नहीं किया और खाली आप बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी या एबीवीपी से स्टूडेंट मिल के नहीं चलते हैं उनको आप देशद्रोही कहो, तब तो ये बड़ा सीरियस चार्ज है। Don't know on what basis, what is the evidence he has. If there is evidence, then act accordingly. So Rajnath Singh has to come out and share the evidence that he has with the country. हालांकि गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने राजनाथ सिंह का बचाव करते हुए कहा है कि उनका बयान विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी पर आधारित है। इस बीच पुलिस कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर हमला करने वालों की पहचान में जुटी है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी के बकाया बिलों को माफ करने का ऐलान किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार की कैबिनेट अपने कामकाज को लेकर जनता से रूबरू हुई। दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ जनता से रूबरू हुए। सरकार का मकसद इस कार्यक्रम के जरिए अपनी उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और लोगों के सवालों का जवाब देना था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैटेगरी के आधार पर 30 नवंबर तक पानी के बकाया बिलों को माफ करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने यह भी वादा किया कि मार्च 2017 तक दिल्ली की सभी 268 कॉलोनियों तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। ए और बी कैटेगरी के 25% बिल माफ, सी और डी कैटेगरी के 50%, डी कैटेगरी के 75%, ई एफ जी एच कैटेगरी के 100% बिल माफ, एलपीएससी सबका माफ,
लेकिन ये उन्हीं लोगों के माफ़ हैं जिनके पास फंक्शनल मीटर है। एक साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मतभेदों को दूर करके सहयोग की अपील भी की। केंद्र बहुत बड़ी चीज़ है, हम बहुत छोटी चीज़ है। बड़े भाई को छोटे भाई को तो वैसे माफ़ कर देना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए। अगर हमको अच्छा काम करने दें हमारे को, और जनता का ही तो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने संसद मार्ग पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने राजघाट पर कैंडल मार्च निकालकर आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियां उजागर की। न सरकार में कोई अनुभव है, न ही सरकार में कोई डिलीवरी करने का मैकेनिज्म है, केवल पुरानी उपलब्धियों पर अपना बखान देना। सोशल वेलफेयर में कोई आपको रोक रहा है, सामाजिक कामों में कोई आपको रोक रहा है, सड़कें बनाने में कोई आपको रोक रहा है, आपके मूल कामों पे तो आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी एक साल की सत्ता के दौरान कई बार विवादों में रही। इनमें उपराज्यपाल नजीब जंग और केंद्र सरकार से अधिकारों का टकराव, पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद की बर्खास्तगी, एमसीडी में वेतन का संकट, प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सीबीआई छापे जैसे मामले अहम थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल जेपी राजखोवा से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों के नेता कालिखा पुल को राज्य में नई सरकार बनाने की अनुमति नहीं देने की अपील की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें खबर मिली है कि कालिखो पुल असंतुष्ट विधायकों और बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं, जो संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने आरोप लगाया कि केंद्र असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने और सरकार बनाने की साजिश रच रहा है। उन्होंने चेताया कि अरुणाचल प्रदेश में अगर खिचड़ी सरकार का गठन होता है तो राज्य में राजनीति, अस्थिरता और कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिश को असंवैधानिक बताया है और उनकी दलील है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने के संबंध में सुनवाई कर रहा है। राजनीतिक संकट के बाद पिछले महीने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के असम दौरे पर रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी सोनितपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद लखीमपुर में महिला संगठनों के साथ बैठक होगी। इसके बाद उनका एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी चाय बागानों में काम करने वाले लोगों और संगठन के नेताओं से भी मिलेंगे। इसके बाद पार्टी की युवा इकाई और छात्र संगठन से मुलाकात होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष मंगलवार को ऊपरी असम के सिविल सोसाइटी नेताओं से चर्चा करेंगे। यात्रा के अंत में राहुल गांधी की पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार अभियान को तेज करने में जुटी है। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एनडीए नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। एनडीए नेताओं ने राज्य में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर अपनी चिंता से राज्यपाल को अवगत कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और नेताओं की लगातार हत्या की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बिहार के कई हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। एनडीए नेताओं ने 16 फरवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान भी किया है। लगातार हम लोगों ने इस बात की आशंका भी जाहिर की थी कि अगर एक ऐसी सरकार बनती है तो उस सरकार के बनने के बाद 90 का वो दशक वापस आएगा जिसको हम लोग जंगल राज के नाम पर जानते थे। और अगर आज की तारीख में आप इसे जंगल राज नहीं कहेंगे तो और किसे जंगल राज कहा जा सकता है, जहां पर शायद ही कोई वर्ग और आयु का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आरजेडी ने बिहार में नवादा विधायक राजवल्लभ यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वल्लभ पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है। विधायक आरोप के बाद से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाशी में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस सिलसिले में उनके पैतृक गांव पथरा इंग्लिश में छापेमारी भी की गई। नालंदा जिले के सुल्तानपुर की 15 साल की नाबालिग लड़की ने महिला थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
जम्मू कश्मीर में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एक महिला समेत 2 गांव वालों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हुए हैं। 2 नागरिकों की मौत की खबर फैलने के बाद पूरे पुलवामा जिले में तनाव पैदा हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ सैन्य और पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक दोपहर में आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इस बीच भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने नागरिकों की मौत पर दुख जताते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इससे पहले मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। नज़दीक ही गांव में फाकापुरा ललिहार में हमारी पार्टी जो ही कॉर्डन कर रही थी, उसी दौरान 2 से 3 बंदों की हरकत हुई। उन्होंने हमारा कॉर्डन तोड़ना चाहा और उन्होंने हम पे फायर किया। इसके कारण जवाबी फायर में वहाँ पर एक मिलिटेंट मारा गया। अभी तक उसकी आइडेंटिटी पहचान होनी है। महाराष्ट्र पुलिस को नक्सली अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राज्य के गढ़चिरौली जिले में 9 इनामी नक्सलियों ने रविवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर 46 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सुनील रामजी मत्तामी भी शामिल है, जिस पर अकेले 16 लाख रुपए का इनाम था। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 2 सेक्शन कमांडर और 3 महिलाएं शामिल हैं। सेक्शन कमांडर शिवा सत्तू भीमराजू नारोट और उसकी पत्नी राखी रेखा तिम्मा पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि तिप्पागढ़ दुलम के सदस्य मीरा देव नारोट पर 4 लाख रुपए का इनाम था। मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया वीक समारोह में रविवार रात कार्यक्रम के दौरान मंच पर भीषण आग लग गई, जिससे पूरा स्टेज जलकर खाक हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके ऊपर भी इस माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्दैवी घटना है, लेकिन उसमें अच्छी बात इतनी हुई है कि इसको तुरंत काबू में लाया गया है और किसी के भी कोई भी जीवित हानि या किसी को भी इंजरी यहाँ पर नहीं हुई है। आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शायद मुझसे ऐसा कोई काम हो जाए जिससे किसी भी लोगों के पल्ले में कोई अच्छाई पड़ गई तो मैं समझूंगा कि मेरी आखिरत संवर गई। पता है हमारे ये छोटे छोटे मंसूबे क्यों नाकाम हो रहे हैं? अल्लाह ताला हमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। मैं आज भी फिल्म से इसलिए भागता हूँ कि डबिंग जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लगता है। बेदीन माशरा है, बेदीन हुकूमत है, तुरने पड़ेंगे तुरने। मैं रशीद नाज, आपसे मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा गुफ्तगू, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। बैंकों के वित्तीय हालात को सुधारने की दिशा में केंद्र सरकार जल्द ही बड़े सुधार का ऐलान कर सकती है। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधारों के बारे में घोषणा की जाएगी।
वित्त मंत्री के मुताबिक देश ऐसी स्थिति में नहीं है जहां सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों से पूरी तरह अपनी हिस्सेदारी निकाल सके। उन्होंने बैंकों की बोर्ड प्रणाली में व्यावसायिकता लाने की जरूरत पर जोर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार इन बैंकों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं करने और समान दूरी बनाए रखने के साथ ही संस्थानों को पेशेवर तरीके से चलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% के स्तर पर लाने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री जेटली का बयान ऐसे समय में आया है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दिसंबर तिमाही में वित्तीय परिणाम काफी खराब रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और IDBI बैंक को भारतीय बैंक इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकारी बैंकों के लिए उनका डूबता कर्ज बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने के मामले में भारत की नाखुशी और डील को रोकने के लिए अमेरिकी सांसदों की मांग को ओबामा प्रशासन ने दरकिनार करने का फैसला किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने इस मामले में सफाई दी। अमेरिकी राजदूत के मुताबिक पाकिस्तान में कई खतरनाक आतंकी समूह सक्रिय हैं। इनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान को ये विमान दिए जा रहे हैं। इससे पहले शनिवार को भारत इस डील पर अपनी नाराजगी जता चुका था। विदेश मंत्रालय ने मामले में भारत में अमेरिकी राजदूत को साउथ ब्लॉक तलब किया था। अमेरिका ने सीरिया में शांति बहाली के लिए रूस से सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही है। सीरिया में शांति बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने संघर्ष विराम लागू करने और मानवीय सहायता मुहैया कराने का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने सीरिया संकट पर चर्चा की। राष्ट्रपति ओबामा ने पुतिन से सीरिया में नरमपंथी विद्रोही गुटों के खिलाफ हवाई हमले रोकने की अपील की। साथ ही सीरियाई सरकार और उसके सहयोगियों के कब्जे वाले इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया। रूस ने कहा कि दोनों नेता सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए पिछले हफ्ते तय हुए समझौते को लागू करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत है। साथ ही रूस ने सीरिया का समर्थन जारी रखने की बात कही है। Россия не поддерживает лично президента Асада. Россия поддерживает дружественные отношения с сирийским государством. Они возникли не в период, когда президентом стал Башар Асад. वहीं तुर्की ने उत्तरी सीरिया के कुर्द बहुल इलाकों में रविवार को भी बमबारी की। इधर सऊदी अरब सीरिया में जल्द मैदानी जंग की तैयारी कर रहा है। उसने सीरिया सीमा से लगे तुर्की के एयरबेस पर फाइटर जेट्स और सैनिकों को तैनात कर दिया है। The kingdom's readiness to provide special forces to any ground operations in Syria is linked to a decision to have a ground component to this coalition against Daesh in Syria, this US-led coalition. So the timing is not up to us. म्यूनिक में विश्व शक्तियों ने सीरिया में जारी खूनी संघर्ष को हफ्ते भर के अंदर रोकने का लक्ष्य तय किया था। अमेरिका और रूस मिलकर समग्र रणनीति बनाने पर भी राजी हुए थे, लेकिन मौजूदा हालात में शांति की कोशिशें परवान चढ़ती नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। श्रीलंका के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे और निर्णायक T20 मैच में भारत ने जीत हासिल की और सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम महज 82 रन ही बना पाई। इस मैच में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्हें 4 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट झटके। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ 2 खिलाड़ी ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 13.5 ओवर में ही 9 विकेट से मैच जीत लिया। रोहित शर्मा 13 बॉल पर 13 रन बनाकर LBW आउट हो गए। शिखर धवन 46 और अजिंक्य रहाणे 22 रन बनाकर नाबाद रहे। T20 में श्रीलंका का ये सबसे कम स्कोर है। वहीं रविवार को हुए अंडर 19 विश्व कप मुकाबले में फाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहली बार ये श्रृंखला जीती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने महज 8 रनों पर 2 विकेट खो दिए, जिसके बाद खिलाड़ियों के आउट होने का सिलसिला शुरू हो गया। टीम इंडिया सिर्फ 146 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से बल्लेबाज सरफराज खान ने 89 गेंदों पर 51 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से कीसी कार्टी और कीमो पॉल ने 69 रनों की अटूट साझेदारी निभाई।
घाटी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। Wins this game. He does. Kimo Paul and the West Indies for the first. प्रभावित किया है उन्होंने। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। रविवार को भारत के खाते में 4 स्वर्ण और आ गए। इसके साथ ही भारत अब तक 160 स्वर्ण जीत चुका है। रविवार को भारत के खाते में 4 स्वर्ण और आए हैं। 160 स्वर्ण पर कब्जा भारत ने जमाया है। निशानेबाजी में रविवार को 2 स्वर्ण मिले, साथ ही 1 रजत पदक भी मिला। चैन सिंह 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन में गगन नारंग को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले चैन, गगन और सुरेन की तिकड़ी ने टीम इवेंट में स्वर्ण जीता था। तो रविवार को निशानेबाजी में भी 2 स्वर्ण और 1 रजत भारत की झोली में आए हैं। निशानेबाजी में खिलाड़ियों ने कुल 21 स्वर्ण जीते। टीम इवेंट में स्वर्ण भारत के खाते में गया। कुल 21 स्वर्ण निशानेबाजी में अब तक भारत के पास आए हैं। मुक्केबाजी की अगर बात करें तो लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मैरीकॉम समेत भारत के 7 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। मैरीकॉम ने सेमीफाइनल में 51 किलोग्राम भार वर्ग में 40 सेकंड से भी कम समय में बांग्लादेश की शमीमा अख्तर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फाइनल में उनका मुकाबला एशिया चैंपियनशिप की विजेता श्रीलंकाई अनुषा दिलरुक्शी से होगा। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी भी फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो एल देवेंद्र सिंह, शिव थापा, विकास कृष्ण और मनोज कुमार फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। फाइनल मुकाबले आज खेले जाने हैं। और कबड्डी की बात करें तो भारतीय टीम का दमखम दोनों वर्गों में दिखाई दिया। महिला टीम ने आसानी से नेपाल को, जबकि पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। 10 नंबर की जर्सी में जय बहादुर बोहरा, वाइस कैप्टन टीम के उपकप्तान। और अब तक हुए मुकाबलों के बाद पदक तालिका पर एक नजर डालते हैं। भारत के पास 160 स्वर्ण हैं, 88 रजत हैं और 28 कांस्य हैं। यानी कुल मिलाकर 276 पदक जीतकर भारत शीर्ष पर बरकरार है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसके पास 25 स्वर्ण, 57 रजत और 87 कांस्य पदक हैं। कुल 169 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, जबकि पाकिस्तान 10 स्वर्ण, 27 रजत और 47 कांस्य के साथ कुल 84 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए अफगानिस्तान की टीम अब 6 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उर्दू, अदब और शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह मिर्जा गालिब की आज पुण्यतिथि है। गालिब की गिनती उन अजीम शायरों में है जिन्होंने मुल्क की तहजीब और शायरी को बुलंदियों तक पहुंचाया। आइए एक नजर डालते हैं इस अजीम शख्सियत के जीवन सफर पर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मिर्ज़ा गालिब का यही अंदाज़े बयां उन्हें लोगों के दिल के करीब ला देता है। उनकी गज़लों और नज़मों में प्यार के जज्बात को उस ऊंचाई तक ले जाया गया जहां इसकी तबीयत रूहानी हो गई और ये एक ज़रिया बन गया खुदा से गुफ्तगू का। अर्ज़ किया है इरशाद हो। जगहों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह। गमों ने उन्हें खुदा की इतने करीब ला दिया कि वो उसकी इबादत तो करते ही थे, उससे शिकायत करने की भी जुर्रत कर बैठे। खुदा से उनका यही रिश्ता उनकी विरासत है जो आज भी हमें सुकून बख्शता है। उठा ज़ालिम खुदा के वास्ते पर्दा
मुख्तसर असदुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी अपने आप में एक जद्दोजहद भरी दास्तान रही। उनके बेफिक्र अंदाज को उस वक्त दुनिया ने तरजीह नहीं दी। उन्हें बहादुर शाह जफ़र की रहनुमाई मिली, लेकिन उसे उन्होंने भुनाना अपने उसूलों के खिलाफ समझा। आज ही के दिन 1859 को गालिब ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जेएनयू में छात्र नेता की रिहाई की मांग को लेकर आज से हड़ताल। राजनाथ सिंह ने कहा राष्ट्र विरोधी नारों को हाफिज का समर्थन। विपक्ष ने गृह मंत्री से मांगा सबूत। एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया पानी का बकाया बिल माफ। मार्च 2017 तक दिल्ली की सभी कॉलोनियों तक पानी पहुंचाने का वादा। विपक्ष का वादे नहीं पूरा करने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 9 माओवादियों का आत्मसमर्पण। 2 डिवीजन कमांडर और 3 महिलाओं ने डाले हथियार। नक्सलियों पर 46 लाख रुपए का था इनाम। सीरिया संकट को लेकर बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर की बात। अमेरिका के विद्रोहियों पर हवाई हमले रोकने की अपील। लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने पर जोर। और 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के खाते में 160 स्वर्ण। मैरीकॉम समेत 7 मुक्केबाजों ने फाइनल में बनाई जगह। विशाखापट्टनम मैच में जीत के साथ टीम इंडिया ने जीती T20 सीरीज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम गुफ्तगू।